प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। देखिए, आज अपन बात करते हैं सल्तनत काल की आर्थिक व्यवस्था। देखेंगे सल्तनत काल की आर्थिक व्यवस्था है, इसके संदर्भ में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होंगी। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज तुगलक का काल है। यह सल्तनत काल में उद्योगों के लिए अच्छा रहा। उद्योगों के लिए अच्छा रहा, यानी उद्योगों का काल था। किन किन का था साहब? मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक का व्यापार उद्योग के लिए अच्छा काल रहा। व्यापारियों का जो विशेष समूह होता था उसे कहते थे तुजार ए खास। तुजार ए खास कहा जाता था। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में सराय अदल में मुल्तानियों की नियुक्ति की थी। मुल्तानियों की नियुक्ति अधिकारी के रूप में करके एक नवीन परंपरा को चलाया था। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक है। इसने कृषि व व्यापार पर विशेष क्या दिया था? ध्यान दिया था। नेक्स्ट है बर्नी के अनुसार उसके काल में सभी भिखारी काम पर थे, उद्योग धंधों पर थे। किसके अनुसार? बर्नी के अनुसार। किसका काल? गयासुद्दीन तुगलक के समय। अब है फिरोज तुगलक है। इसके समय फिरोज तुगलक का काल शांति व स्मृति का काल था। इसका काल शांति व स्मृति का काल था। इसका काल फिरोज तुगलक का काल। नेक्स्ट है इसने व्यापारियों पर दो कष्टकारी टैक्स है ये हटा लिए थे। दो कर इसने समाप्त कर दिए थे व्यापारियों के। कौन सा कर? एक तो था दलाल ए बाजारहा, ये होता था क्रय विक्रय। और दूसरा था सुंगी ए गल्ला, ये होता था अनाज पर। समाप्त कर दिया था। लोधी जो थे ये स्वयं क्या थे? व्यापारी थे। सर्वप्रथम सिराज की पुस्तक तबकाते नासिरी में व्यापारिक चौकियों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? व्यापारिक चौकियों का उल्लेख है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार पर नियंत्रण के संबंध में कानून लागू किए गए। व्यापारिक केंद्र है, ये देखें आप, कौन से प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे? मुल्तान व देवल। खंबात था
यह रेशम के लिए प्रसिद्ध था। देवगिरी थी रत्नों के लिए प्रसिद्ध थी। बंगाल था रेशम व चावल के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है सर्वाधिक आयात जो होता था ये किनका होता था? घोड़ों का होता था। मार्को पोलो विदेशी यात्री हैं। मार्को पोलो व इब्न बतूता आदि ने ईरान व तुर्किस्तान से घोड़ों का आयात का क्या करते हैं? उल्लेख करते हैं। घोड़ों के आयात का उल्लेख। सर्वाधिक जो निर्यात होता था ये सूती वस्त्रों का होता था। सर्वाधिक निर्यात किसका होता था? सूती वस्त्रों का होता था। देखिए लाहौर और बयाना है ये नील के लिए प्रसिद्ध थे। बयाना व लाहौर किसके लिए? नील की कृषि के लिए प्रसिद्ध थे। नील की कृषि के लिए प्रसिद्ध थे। देखिए व्यापार में देखिए मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक का काल व्यापार उद्योगों के लिए अच्छा काल था। व्यापारियों के समूह को तुज्जार एक खास कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में सराय अदल में मुल्तानियों की नियुक्ति की थी, क्योंकि मुल्तान जो था, मुल्तान ये प्रमुख क्या था? व्यापारिक क्षेत्र था। मुल्तानियों की नियुक्ति एक अधिकारी की थी। ये एक अधिकारियों के रूप में नवीन परंपरा थी। बड़े आगे सुनिए। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि व व्यापार पर विशेष ध्यान दिया और बरनी है ये कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक के काल में सारे राज्य के भिखारी हैं ये उद्योग धंधों पर लग गए थे, यानी काम पर लग गए थे। फिरोज तुगलक का काल शांति व समृद्धि का काल कहा जाता है। फिरोज तुगलक ने व्यापारियों पर से 2 कष्टकारी कर हटा दिए थे। कौन कौन से? एक तो दलाल ए बाजारा ये क्रय विक्रय कर होता था, और एक चुंगी ए गल्ला ये अनाज पर लिया जाने वाला कर होता था। दोनों हटा दिए थे। लोधी जो थे ये स्वयं व्यापारी थे। सिराज की पुस्तक है तबकात ए नासिरी, इसके अंदर व्यापारियों के लिए सर्वप्रथम किनका उल्लेख हुआ है? चौकियों का उल्लेख हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी है, इसने बाजार नियंत्रण पद्धति लागू की और बाजार से संबंधित नियम है ये बनाए इसने। व्यापारियों का कुछ केंद्र है, व्यापारिक केंद्र है। जो प्रमुख केंद्र कौन से थे? 2 थे, एक तो मुल्तान और एक देवल। कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध थी? खंबात का रेशम, देवगिरी के रत्न, बंगाल का रेशम और चावल, और बयाना जो है ये बयाना और लाहौर से नील। सर्वाधिक आयात किसका होता था? घोड़ों का होता था। मार्को पोलो और इब्न बतूता बताते हैं कि भारतीय ईरान और तुर्किस्तान से किनका आयात करते थे? घोड़ों का आयात करते थे। सबसे ज्यादा निर्यात किसका होता था? सूती वस्त्रों का सबसे ज्यादा क्या होता था? निर्यात होता था। आगे देखिए सूती वस्त्रों का सर्वाधिक निर्यात होता था। देखिए भी आगे अपन बात करते हैं तो देखिए खंबात की बात चल रही थी अभी। खंबात है, खंबात है ये है पश्चिमी एशिया में, पश्चिमी एशिया में प्रमुख बंदरगाह था एक, और किसके लिए? रेशम व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। 2 नंबर पे है अहमदाबाद है, यह है सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है आपका है अहमदाबाद से एक वस्त्र तैयार होता था जिसे कहते थे पटोला। पटोला वस्त्र है, यह है कपड़ा तैयार होता था। ये पटोला नामक वस्त्र है, यह है फिलीपींस
फिलीपींस, बोर्निया, जावा, सुमात्रा आदि देशों को निर्यात किया जाता था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पटोला वाला। नेक्स्ट है अनहिलवाड़ा। अनहिलवाड़ा है, इसे व्यापारियों का तीर्थ स्थल कहते थे। नेक्स्ट है दार, ये है गेहूं व पान का प्रमुख उत्पादक केंद्र था। नेक्स्ट है देवगिरी, दक्षिण भारत का देवगिरी दक्षिण भारत का प्रमुख व्यापार का केंद्र था देवगिरी। अब देखिए बंगाल, बंगाल में क्या क्या प्रमुख बातें थी। बंगाल है, यह चावल व रेशम का निर्यात किया जाता था यहां से। बंगाल के अंदर सतगांव, ढाका, सोनारगांव, चिटगांव आदि प्रमुख बड़े बंदरगाह थे। बंगाल का ढाका है, यह मलमल के लिए प्रसिद्ध था। आगरा है, यह नील निर्यात का केंद्र था। नेक्स्ट है बनारस। बनारस है, यहाँ सोने चांदी के जरी का काम होता था, जरी का काम होता था। नेक्स्ट है बयाना, नील उत्पादन का काम होता था। कन्नौज इत्र व शक्कर यहाँ की प्रसिद्ध थी। प्रमुख बंदरगाह देखें यहाँ के तो देवल, ये कहाँ का बंदरगाह था, सिंध का बंदरगाह था। 2 नंबर पे देखें बड़ौच, केम्बे कहाँ थे, गुजरात के बंदरगाह थे। 3 नंबर पे थाना, थाना कहाँ का बंदरगाह था, महाराष्ट्र का बंदरगाह था। मंगलोर, गोवा, भटकल, सद्रस, हनोवर, ये सारे बंदरगाह जो थे विजयनगर के बंदरगाह थे। विजयनगर के बंदरगाह। कालीकट, कन्याकुमारी बंदरगाह मालाबार के थे। मूसलीपट्टनम, सेंट टोमे, पुलिकट, ये कोरोमंडल के बंदरगाह थे। ये कुछ बंदरगाह हैं। देखिए खंबात है, ये प्रमुख बंदरगाह भी था, पश्चिमी एशिया में था खंबात, और रेशम का प्रमुख केंद्र भी था। अहमदाबाद है, सूती वस्त्रों का केंद्र था। यहाँ से पटोला नामक वस्त्र तैयार होता है जो फिलीपींस, बोर्निया, जावा, सुमात्रा को निर्यात किया जाता था। अहिलवाड़ा, जिसे व्यापारियों का तीर्थ स्थल कहते हैं, गुजरात में है। धार गेहूं व पान के लिए प्रसिद्ध था। देवगिरी, यह है दक्षिण भारत का क्या था, प्रमुख केंद्र था। कौन सा, देवगिरी। अब अपन बात करते हैं बंगाल। बंगाल चावल और रेशम के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के प्रमुख बंदरगाह सतगांव, ढाका, सोनारगांव, चिटगांव थे। ढाका मलमल के प्रसिद्ध था। आगरा नील के लिए। बनारस सोने चांदी के जरी का काम होता था यहाँ पर। बयाना नील की खेती की जाती थी। कन्नौज
इत्र व शक्कर है, ये यहाँ का प्रसिद्ध था। प्रमुख बंदरगाह देवल बंदरगाह होता था सिंध में, बड़ौच और केम्बे गुजरात के बंदरगाह थे, थाना महाराष्ट्र का बंदरगाह था, मंगलोर गोवा, भटकल सहस्त्र और सदृश हनोवर ये कहाँ के बंदरगाह थे, विजयनगर के, कालीकट कन्याकुमारी कहाँ के थे, मालाबार के थे, मूसलीपट्टनम और सेंटो में पुलिकट कहाँ के बंदरगाह थे, कोरोमंडल के बंदरगाह थे। तो ये कुछ प्रमुख यहाँ पर क्या थे, बंदरगाह थे। आगे देखिए प्रमुख बंदरगाह थे यहाँ के। नेक्स्ट देखेंगे तो खाड़ी देशों के साथ व्यापार, खाड़ी देशों के साथ व्यापार है, ये अरब सागर से होता था। नेक्स्ट देखेंगे भारत का पश्चिमी देशों के साथ संपर्क, भारत का पश्चिमी देशों से जो संपर्क था, ये देखिए कौन कौन से थे, फारस की खाड़ी से और लाल सागर से होता था, जिसमें देखिए फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी वाले मार्ग जो है इस पर होर्मुज नामक प्रमुख बंदरगाह था, और ये होर्मुज है, ये है इराक व खुरासन का प्रमुख व्यापारी केंद्र भी था, व्यापारी केंद्र था होर्मुज। और होर्मुज नामक बंदरगाह से जो व्यापार होता था वो कहां तक होता था, खुरासन और इराक तक पहुंचता था। लाल सागर, लाल सागर देखिए मिस्र होते हुए अदन और जिद्दा तक प्रमुख केंद्र थे इस मार्ग के। मिस्र होते हुए जाता था ये, अदन और जिद्दा हैं ये प्रमुख क्या थे, मार्ग थे, प्रमुख केंद्र थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भारत का थल मार्ग, ये तो जल मार्ग हो गया। अब थल मार्ग की बात करें तो थल मार्ग से आयातित वस्तु में सर्वाधिक, थल मार्ग से जो आयात की जाने वाली सर्वाधिक जो वस्तु थी ये घोड़ा था, घोड़ा था। भारत में थल मार्ग का प्रमुख केंद्र, थल मार्ग का प्रमुख केंद्र जो था ये मुल्तान था। मुल्तान को व्यापारियों का प्रवेश द्वार, व्यापारियों का प्रवेश द्वार कहते थे। व्यापारियों का प्रवेश द्वार किसे कहते थे, मुल्तान को कहते थे। अब देखिए आयात अपन क्या क्या करते थे, सर्वाधिक आयात है ये किसका होता था, घोड़ा होता था, और अस्त्र शस्त्र होते थे इसके बाद में। और अस्त्र शस्त्र कहाँ के आयात होते थे, ईरान व ट्रांस अक्शियाना, ट्रांस अक्शियाना के अस्त्र व शस्त्र है ये मंगवाए जाते थे, निर्माण के केंद्र थे। दास है, इसका आयात कहां से होता था, अदन व मिस्र से होता था। वस्त्र है, वस्त्र एक वस्त्र आता है अलसी, अलसी वस्त्र है, यह अत्यंत महीन होता था और ये रूस व सिकंदरिया, रूस व सिकंदरिया से इसका क्या होता है, आयात होता है। और अब है कालीन, कालीन का आयात कहां से होता था,
ईरान व अफगानिस्तान से। अब निर्यात देखेंगे, आयात के बाद में निर्यात। निर्यात है ये सर्वाधिक किसका होता था? सूती वस्त्रों का क्या होता था? निर्यात होता था। और भारत के सूती वस्त्रों की बाबरनामा में क्या हुई है? बुरी बुरी प्रशंसा की है। किसने की है साहब? बाबर ने की है। अब देखिए तकनीक विकास देखें कि तकनीकी के अंदर क्या क्या विकास हुआ। तो रेशम के कीड़े पालन और चुंबकीय कुतुबनुमा घोड़े की लोहे की रकाब, घोड़े की नाल का प्रयोग है भारत में सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में हुआ। यह आविष्कार है, ये कहां पर हुआ? दिल्ली सल्तनत में हुआ। अबुल फजल है, यह अपने ग्रंथों में 32 कस्बों की गिनती बताता है। एमबीटी के समय वस्त्र निर्माणशाला बनी। फिरोज तुगलक के समय कारखानों की संख्या कितनी थी? 36 थी। कारखानों की संख्या 36, ये कारखाने थे। देखिए खाड़ी देशों व्यापार है, खाड़ी देशों से व्यापार अरब सागर से होता था। भारत का जो पश्चिमी देशों के साथ में संपर्क है ये है फार्स की खाड़ी और लाल सागर से होता था। 2 मार्ग थे पश्चिमी देशों से संपर्क के, फारस की खाड़ी और दूसरा लाल सागर। अब फारस की खाड़ी के मार्ग की बात करें, इस मार्ग पे प्रमुख जो बंदरगाह होता था वो हनोवर होता था और हनोवर से 2 प्रमुख व्यापारिक केंद्र के लिए जाता था रास्ता, इराक और खुरासन के लिए। लाल सागर मिस्र होते हुए जाता था और यहाँ पर प्रमुख जो व्यापारिक केंद्र थे इस मार्ग में अदन और जिद्दा था। थल मार्ग है, थल मार्ग से आयातित सर्वाधिक वस्तु कौन सी थी? घोड़ा थी। नेक्स्ट है प्रमुख केंद्र था थल मार्ग का, वो कौन सा था? मुल्तान। मुल्तान को क्या कहते हैं? व्यापारियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब सर्वाधिक आयात देखें, सर्वाधिक आयातित वस्तु क्या है? घोड़ा। अस्त्र शस्त्र है, ये ईरान वो ट्रांस आक्शियाना से मंगवाया जाता था। दास अदन व मिस्र से। वस्त्र है, अलशी नामक एक वस्त्र का जिक्र आया है जो अत्यंत महीन होता था, जो रूस व सिकंदरिया से आयात किया जाता था। कालीन देखें तो कालीन ईरान व अफगानिस्तान से मंगवाई जाती थी। निर्यात है, ये किसका किया जाता था? सूती वस्त्रों का सर्वाधिक निर्यात। और बाबरनामा जो पुस्तक है उसके अंदर भारतीय वस्त्रों की बुरी बुरी क्या हुई है? प्रशंसा हुई है। अब तकनीकी विकास देखें, रेशम के कीड़ों का पालन, चुंबकीय कुतुबनुमा, घोड़े की लोहे की रकाब यानी उसके मुंह के अंदर डालने वाली जीन टाइप होगी, घोड़े की लोहे की नाल, इन सभी चीजों का आविष्कार है यह किस समय हुआ था? भारत में सल्तनत काल में हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अबुल फजल ने अपने ग्रंथों के अंदर 32 कस्बों को गिनाया है, 3200 कस्बों की गिनती की है। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय वस्त्र निर्माणशाला का प्रयोग हुआ या स्थापना हुई। और फिरोज तुगलक ने अपने काल में कितने राजकीय कारखानों को स्थापित किया था? 36 राजकीय कारखानों को क्या किया था? स्थापित किया था। आर्थिक देख रहे हैं अपन, आर्थिक व्यवस्था में और देखिए क्या महत्वपूर्ण बात होगी। आर्थिक व्यवस्था, तकनीकी विकास देख रहे हैं साहब। तकनीकी विकास में देखिए, तकनीकी विकास में सिंचाई का साधन देखेंगे। सिंचाई
का साधन। सिंचाई के साधन में देखिए रहट है। रहट का प्रथम बार जो उल्लेख मिलता है यह है बाबर नामा के अंदर मिलता है 16वीं सदी में बाबर नामा में। सिंचाई के जो साधन थे यह है नोरिया, रहट, सरस, साकिया और दोलाब, ये क्या थे सब सिंचाई के साधन थे। अब रुई बिनना। रुई बिनने के लिए कौन कौन से शब्द हैं? नद्दाफ या पिंजण, और इंग्लिश शब्द है वीटनी जीन। यानी रुई बिनने वाले को नद्दाफ कहते हैं या पिंजण कहते हैं। चरखे का पहला उल्लेख, चरखे का प्रथम उल्लेख है यह है इसामी की फुतूह उस सलातीन में हुआ है। नेक्स्ट है अरबों ने कागज का निर्माण कहां से सीखा? चीन से सीखा। कागज का निर्माण कहां से सीखा? चीन से सीखा। सर्वप्रथम अमीर खुसरो है, इसने तीन प्रकार के जो कागज है इसका जिक्र किया है। शमी, सादा और रेशमी। अब अपन बात करते हैं कारखाने का जो प्रधान होता था, कारखाने का प्रधान ये कौन होता था? मुस्तरीफ होता था। नेक्स्ट है हबीब के अनुसार तुर्कों के आक्रमण से भारत में नगरीय क्रांति ने क्या लिया? जन्म लिया। नेक्स्ट है भारत में तृतीय नगरीकरण की पृष्ठभूमि है यह है तुर्की आगमन से मानी जाती है। फिरोज तुगलक के समय साबुन का क्या हुआ? निर्माण शुरू हो गया था। नेक्स्ट है इब्न बतूता जो है यह है दिल्ली को पूर्वी दुनिया का सबसे बड़ा नगर बताता है। चीनी यात्री जिसका नाम है माहुआन बंगाल के अंदर रेशम कीड़े पालन का उल्लेख करता है। क्या करता है? रेशम कीड़े पालन का उल्लेख करता है। नेक्स्ट है ज्योतिष्वर का एक ग्रंथ है और ग्रंथ का नाम है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर के अंदर 20 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख है।
इसका उल्लेख है 20 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख। बरनी है, ये कुछ वस्त्रों का उल्लेख करता है जिसमें खज, देहली, खज कोल, मशरूम शोरी, मशरूम शोरी, मशरूम शोरी, गुरद उत्तम, दलाले लाल, अस्त सा लाल, शिरीन बफत उत्तम, सिल्ती आदि वस्त्रों का क्या करता है, उल्लेख करता है। देखिए सिंचाई, देखिए रहट का सर्वप्रथम उल्लेख बाबरनामा की पुस्तक में मिलता है, जो 16वीं सदी की क्या है, पुस्तक है। देखिए सिंचाई के जो साधन हैं उन्हें नोरिया, रहट, चरस, साक्या, दुर्लभ कहा जाता था। आगे देखिए, रुई जो बिनना है, इसके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है, नद्दाफ और पिंजन और वीटनी झील। तो ये नद्दाफ शब्द है, ये ध्यान में रखना, यानी रुई बिनने वालों को क्या कहते हैं, नद्दाफ कहते हैं। चरखे का प्रथम उल्लेख ईशामी की पुस्तक है फुतुह सलातीन में मिलता है, और अरबों ने कागज का निर्माण है, ये कहां से सीखा है, चीन से सीखा है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए सर्वप्रथम अमीर खुसरो है, इसने 3 प्रकार के कागजों का क्या किया है, उल्लेख किया है, 3 प्रकार के कागजों का। तो इसमें देखिए कौन कौन से कागज हैं, इनकी अपन बात करेंगे। 3 प्रकार के कागजों का उल्लेख है साहब, देखें, शमी, सादा और रेशमी। कारखानों का प्रधान है, ये मुस्तरिफ कहलाता था। हबीब जो है ये इतिहासकार है, ये क्या कहता है, तुर्कों के आक्रमण से भारत में क्या हुआ, नगरीय क्रांति का जन्म हुआ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भारत में तृतीय नगरीकरण है, ये कब शुरू हुआ, तुर्की आगमन। प्रथम नगरीकरण तो सिंधु घाटी सभ्यता, द्वितीय नगरीकरण है महाजनपद काल, और तृतीय नगरीकरण है तुर्कों का आगमन। फिरोज तुगलक के समय साबुन निर्माण का कार्य है, ये शुरू हो गया था। इब्न बतूता है, ये क्या कहता है कि दिल्ली को पूर्वी दुनिया का सबसे बड़ा नगर बताता है, कौन, इब्न बतूता। चीनी यात्री माहुआन कहता है कि बंगाल के अंदर रेशम के कीड़े पाले जाते थे। ज्योतिश्वर की पुस्तक है वर्ण रत्नाकर, इसके अंदर 20 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया है। बर्नी ने अपने लेखनी के अंदर लेखन से कई वस्त्रों का उल्लेख किया है, जिसमें खज देहली, खज कोल, मशरूम मिश्री, बुर्द उत्तम, दलाले लाल, अस्त लाल, शिरीन बफत उत्तम और सिल्ती नामक वस्त्रों का क्या किया है, ये उल्लेख करता है, कौन, बर्नी। तो बर्नी ये कुछ प्रमुख वस्त्रों का क्या कर रहा है साहब, उल्लेख कर रहा है। आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं, ये कुछ वस्त्र थे, उत्तम कपड़े हैं, उत्तम कपड़े हैं। इन उत्तम कपड़ों में देखिए कौन कौन से, एक तो नाम आता है उत्तम कपड़ों में तस्बी और है बब्रेजी, और कपड़ों के कुछ प्रकारों का वर्णन मिला है, कमीना, महीन, किरपास और सलाहटी। नेक्स्ट है बंगाल व गुजरात
प्रमुख वस्त्रों का क्या था, वस्त्र उद्योग का क्या था, केंद्र था। नेक्स्ट है अरब व्यापारी बंगाल से सीना बफ नामक कपड़ों की कमीजों को क्या करते थे, पसंद करते थे। अब है धातु, धातु उद्योग है, ये कहां कहां पर था, अहमदाबाद, बंगाल, दिल्ली। लौह उद्योग के क्या थे, प्रमुख केंद्र थे। नेक्स्ट है लाहौर, कालिंजर, बनारस, सियालकोट, गुजरात, गोलकुंडा आदि से तलवारें मंगवाई जाती थी, तलवार बनती थी यहां पर। नेक्स्ट है बारबोसा नामक यात्री हैं। बारबोसा के अनुसार खंबात में क्या थे, स्वर्णकार थे। चीनी उद्योग है, ये कहाँ का था, बंगाल का था। हाथी दांत का उद्योग है, यह है दिल्ली और मुल्तान का था। कास्ट उद्योग है, ये कहाँ किया जाता था, कश्मीर के अंदर। कांच उद्योग है अलवर के अंदर। अब देखिए कागज, कागज का आविष्कार है, ये कहां पर हुआ है, चीन के अंदर। अमीर खुसरो ने 3 प्रकार के कागजों का उल्लेख किया है, ये अपन बात कर चुके हैं। बंगाल एवं गुजरात कागज उद्योग के क्या थे, प्रमुख केंद्र थे। आसवन विधि है, भारत को तुर्कों की देन है। घड़ी देखें, फिरोज के समय समय सूचक उपकरणों का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। देखिए उत्तम कपड़े तस्बीह है और बबेरेजी कहलाते थे। कपड़ों के कई प्रकार हैं, कमीना, महीन, कृपास, सिलाहटी। बंगाल व गुजरात वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र भी थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे अरब व्यापारी जो थे, ये है बंगाल का बना हुआ सीनाबफ नामक कपड़े के कमीजों को पहनना पसंद करते थे। धातु में देखिए, धातु उद्योग में अहमदाबाद, बंगाल, दिल्ली के अंदर जो केंद्र था, ये लोह उद्योग का क्या था, केंद्र था। लाहौर, कालिंजर, बनारस, सियालकोट, गुजरात, गोलकुंडा आदि से तलवारें बनती थी। बारबोसा कहता है कि खंबात के अंदर प्रमुख स्वर्णकारों का उल्लेख करता है। चीनी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध था, बंगाल का। हाथी दांत कहाँ का था, दिल्ली और मुल्तान का प्रसिद्ध था। काष्ठ कला कहाँ की थी, कश्मीर की। कांच उद्योग कहाँ का था, अलवर का। कागज है, ये सर्वप्रथम चीन में आविष्कार हुआ और भारत में बंगाल और गुजरात कागज के प्रमुख केंद्र थे। आसवन विधि है, ये किन की देन है, तुर्कों की देन है। और घड़ी है, यह फिरोज के समय समय सूचक उपकरणों का क्या किया गया है,
प्रयोग किया गया। किसके समय? फिरोज तुगलक के समय। और देखिए आर्थिक व्यवस्था के अंदर बारूद, बारूद का देखें अपन तो बारूद है 11वीं सदी में चीन में इसका क्या हुआ था? आविष्कार हुआ था। प्रथम इसका लिखित साक्ष्य है यह है अमीर खुसरो के समय जलालुद्दीन के काल में लिखी गई कसीदा में मिलती। नेक्स्ट है अफीफ है, इसके अनुसार फिरोज तुगलक के काल में बारूद के पटाखे हैं, इनका बान या हवाई ए गुलरेज के रूप में प्रयोग हुआ है। मध्य एशिया में इसका प्रथम साक्ष्य यह है उस्मानियों व ईरानियों के मध्य 1514 में चाल्दीरान की लड़ाई में मिलता है, लड़ाई में मिलता है। भारत में तोपों का प्रयोग जो हुआ यह 1367 में विजयनगर वर्सेज बहमनी संघर्ष के अंदर मिलता है। विजयनगर और बहमनी संघर्ष के अंदर मिलता है। देखिए बारूद में अपन देखें तो बारूद है ये 11वीं सदी में चीन में इसका आविष्कार हुआ था। प्रथम लिखित साक्ष्य है ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया कसीदा के अंदर जो जलालुद्दीन के समय का है। अफीफ है ये बताता है कि फिरोज तुगलक के समय बारूद के पटाखों का प्रयोग हुआ था और इनके बारूद के पटाखों को क्या कहा जाता था? बान या हवाई एक गुलरेज कहा जाता था। मध्य एशिया में इसका प्रथम साक्ष्य है किसका? बारूद का। उस्मानियों व ईरानियों के मध्य युद्ध हुआ था 1514 में चाल्दीरान की लड़ाई के अंदर इसका क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। अब देखिए भारत में तोपों का प्रयोग है यह है 1367 के अंदर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के अंदर क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर पहली बार किसका प्रयोग माना जाता है? तोपों का प्रयोग है यह माना जाता है। ये बात हुई थी तकनीक के संदर्भ में। तकनीक के बाद में अपन बात करेंगे तो देखिए इसमें अपन कुछ सिक्कों के संदर्भ में प्रमुख बात करेंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था अपनी चल रही है और अर्थव्यवस्था है इसमें सिक्के हैं ये इम्पोर्टेंट बनते हैं। लेकिन जो देखिए आप सिक्के सिक्के कौन कौन से शासक के काल में कौन कौन से जो सिक्के हैं ये चले, सिक्के देखेंगे। आर्थिक व्यवस्था चल रही है तो सिक्के तो देखेंगे। सिक्के देखे साथ सिक्कों के संदर्भ में बात करूं तो कौन सी प्रमुख बातें बनेगी तो ये देखेंगे आप। सिक्कों के संदर्भ में देखें सल्तनत कालीन सिक्कों का जो अध्ययन है ये किसने किया था? एडवर्ड व नेल्सन राइट ने किया था। नेल्सन राइट ने किया था। सर्वप्रथम महमूद गजनवी के समय भारतीय ढंग से सिक्के तैयार हुए। भारतीय ढंग से क्या हुए? सिक्के तैयार हुए। नेक्स्ट है
चांदी के सिक्कों पर क्या होता, संस्कृत में कलमा लिखा होता था। ये किसका था? मोहम्मद गोरी का सिक्का था, जिसे दिल्ली वाला सिक्का या दिल्ली वाल सिक्का कहा जाता था। दो बासी सिक्के जो हैं, इनकी शुरुआत किसने की थी? गजनवी ने। द्विभाषीय सिक्के हैं, यह शुरुआत करी थी मोहम्मद गोरी है। मोहम्मद गोरी है। इसके समय देखिए दिल्ली वाल सिक्के हैं, ये चले। इसमें हिंदू देवी लक्ष्मी की क्या थी? आकृति थी। नेक्स्ट है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश है ये प्रथम शासक है जिसने शुद्ध अरबी क्या चलाए? सिक्के चलाए। जिसने एक तो टका चलाया चांदी का, और एक क्या चलाया था? जित्तल चलाया था। नेक्स्ट है दिल्ली में व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली का जनक है। व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली का जो जनक है ये इल्तुतमिश ही है। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने सिक्कों पर बगदादी अब्बासी खलीफा अल मुस्तीर का उल्लेख किया है। इसके समय सबसे जो छोटा सिक्का था उसका नाम क्या था? अदल था। अब बलवन की बात करें, बलवन है, इसने सोने का टंका चलाया जिस पर हजरत ए दिल्ली लिखा हुआ था। नेक्स्ट है इसने बलवन ने ही दुगान ए गियासी सिक्का भी चलाया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने यगनी यानी इकन्नी और दुगनी यानी दुवन्नी नामक सिक्के चलाए थे। गयासुद्दीन ने सिक्कों पर मुल्के तिलगान अंकित होता था। मुल्के तिलगान अंकित होता था। सिक्कों के बारे में बात करें, सल्तनत कालीन सिक्कों का अध्ययन एडवर्ड और नेल्सन राइट ने किया था। सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने भारतीय ढंग से सिक्के तैयार किए थे। इसने चांदी का सिक्का चलाया जिसमें कलमा खुदा होता था, जिसे दिल्ली वाला सिक्का कहते थे। ये सिक्का जो होता था द्विभाषीय सिक्का होता था। इसके बाद में मोहम्मद गोरी आया। मोहम्मद गोरी है, इसने जो सिक्के चलाए उसे दिल्ली वाला सिक्का कहा जाता था, जिसपे किसकी आकृति थी? लक्ष्मी की आकृति थी। इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश है ये प्रथम ऐसा शासक है जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, जिसमें टंका है ये चांदी का होता था 175 ग्राम का, और तांबे का क्या होता था? जित्तल। दिल्ली सल्तनत के अंदर सुव्यवस्थित तरीके से मुद्रा प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए बगदादी जो है अब्बासी खलीफा, जिसका नाम था अल मुस्तसीर का क्या किया इसने? उल्लेख किया। अल बगदादी
खलीफा है, अब्बासी खलीफा, जिसका नाम क्या है, अल मुस्तासिर, जिसका सिक्कों के ऊपर उल्लेख है, किसने किया है, इल्तुतमिश ने किया है। इसके समय का सबसे छोटा सिक्का क्या है, अदल है। ये नेल्सन राइट है, यह है इल्तुतमिश को महान मुद्रा विशेषज्ञ कहेगा। बलवन की अपन बात करें, इसने सोने का टंका चलाया जिसके ऊपर हजरत ए दिल्ली लिखा रहता था, और इसने दुगान ए गियासी नामक सिक्का भी चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने यगन्नी यानी इकन्नी, दुगन्नी यानी दुवन्नी नामक सिक्के भी चलाए थे। गयासुद्दीन तुगलक ने के सिक्कों पे क्या लिखा होता था, मुल्के तिलगान नामक शब्द है, यह अंकित होता था। किसके सिक्कों पर, गयासुद्दीन के सिक्कों पर। आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा शास्त्री कहा जाता है। इसके सिक्कों के ऊपर तख्तगाह ए दिल्ली लिखा रहता था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकानी, सवाई टका चांदी का था, ये चलाए इसने। दिनार 200 ग्राम की थी, ये चलाई। अदली चांदी का सिक्का था, यह है इसके समय था। अब है गयासुद्दीन तुगलक है, इसके सिक्कों पर अल शहीद की उपाधि है, यह अंकित होती थी। फिरोज तुगलक है, इसने अद्धा व बिख नामक सिक्के चलाए थे। बहलोली ने बहलोली सिक्के चलाए थे, यह 6 जितल के बराबर या टका का 40वां भाग होता था, 40वां भाग होता था। तो ये कुछ यहाँ पर प्रमुख सिक्के थे जिनकी अपन ने चर्चा करी। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक है, इसे मुद्रा शास्त्री कहते हैं। इसके सिक्कों पर तख्तगाह ए दिल्ली लिखा रहता था। इसने दोकानी, सवाई ए टक्का चांदी का चलाया। दिनार सोने की 200 ग्राम की, अदली चांदी का सिक्का है, ये इसके समय का प्रमुख है। गयासुद्दीन तुगलक है, इसके सिक्कों पर अल शहीद नामक क्या थी, उपाधि थी। फिरोज तुगलक है, इसने अद्दा और बिख नामक क्या चलाए थे, सिक्के चलाए थे। बहलोल है, इसने बहलोली सिक्का चलाया जो 6 जितल के बराबर होता था और टके का कौन सा भाग है, 40वां भाग होता था। तो ये प्रमुख बात थी आपके दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। धन्यवाद।